I am Ikra Tahir. Welcome to another video. Today we are going to discuss NMR spectroscopy. बेसिकली आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को तो जानते ही होंगे. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन. ठीक है, हम बेसिकली पढ़ेंगे NMR. NMR है क्या? इज नेम इंडिकेट्स. NMR क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. अगर हम क्विक लिंक देखें NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का, अगर हम क्विक लिंक देखें तो ये चीज़ ध्यान में आती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगी, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा और कोई ना कोई रेजोनेंस इन्वॉल्व होगी. ठीक है, हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, प्रिंसिपल कवर करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर वर्किंग और उसकी एप्लीकेशन और एग्जांपल ऑफ सम ग्राफ. और बेसिकली क्योंकि हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व होते हैं, HNMR हाइड्रोकार्बन, तो हम HNMR और CNMR पढ़ेंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन. ठीक है, ताकि बेसिक ओवरव्यू हमारे पास क्रिएट हो जाए तो हम आसानी से समझ सकें. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए. हम कर ही क्यों रहे हैं ये इम्पोर्टेंस कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं. सही है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास और भी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अवेलेबल हैं. क्या इसकी ख़ास बात है जो इसको अलग कर रही है? बेसिकली ये ना हमें स्ट्रक्चर बता देती है. हमें पता तो है कार्बन अवेलेबल है, कार्बन है, हमें पता होता है कितने कार्बन है, हाइड्रोजन, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने हैं, किस पीक पर, सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें बताती है NMR. ठीक है, अच्छा ये किस तरीके से बताएगी ये अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. और ये किस लिए? ज़्यादातर रिसर्च वर्क के लिए. क्योंकि रिसर्च वर्क के लिए ज़्यादातर इसलिए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अननोन कंपाउंड्स होते हैं जिनका हमें स्ट्रक्चर पता नहीं होता. ठीक है, तो उनको अननोन कंपाउंड को मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? NMR यूज़ कर रहे होते हैं. अच्छा, अब NMR सब पे नहीं हो सकती. NMR की भी जो है स्पेसिफिकेशन है. किस पे? अब कुछ मॉलिक्यूल्स NMR एक्टिव होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स NMR इनएक्टिव होते हैं. अच्छा, कौन से NMR एक्टिव होते हैं? देखें, लेट्स हैव एन एग्जांपल. आप किसकी एग्जांपल लें? आप सब सिर्फ बेसिक रूल ये वाली बात समझें कि या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, इन दोनों में से कोई एक भी ओड नंबर में होगा तो NMR एक्टिव है. क्या है? NMR एक्टिव. ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि जिनका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ओड नंबर में हो. ओड नंबर में होंगे जब ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब ही तो स्पिन कर सकेंगे तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगी. ये क्या बात कह रही हूँ, हम इसे आगे जाकर पढ़ेंगे. अभी पहले हम पढ़ लेते हैं. कहीं ना ये भी लिखा हुआ होता है, कहीं मैंने देखा है, कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ होता है कि भाई नंबर ऑफ मासेस या मास नंबर कह लें हम, क्या किस में हो? ओड नंबर में हो. मिसाल के तौर पर हम किसकी मिसाल लेंगे? हम यहाँ पर मिसाल लेंगे हाइड्रोजन 1. इलेक्ट्रॉन 1 होता है. हाइड्रोजन का प्रोटॉन क्या है? 1 है. मास नंबर क्या है उसका? 1 है. 1 इज़ अ ओड नंबर. ये क्या हो गया हमारे पास? NMR एक्टिव हो गया. NMR एक्टिव आ गया हमारे पास. अच्छा, अब NMR एक्टिव हो गया हमारे पास. अब कार्बन 12 है मिसाल के तौर पर, कार्बन 12 है. अब ये 12 ओड नंबर तो नहीं है, मास नंबर इसका ओड नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है कार्बन, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका ओड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, NMR एक्टिव नहीं है. तो क्या कहने की बात है कि नंबर ऑफ मास क्या हो, ओड नंबर में होगी तो वो NMR एक्टिव होंगे. अच्छा, अब कुछ हैं जिसका जो नंबर ऑफ मासेस जो होती हैं, नंबर ऑफ मासेस ओड नंबर में नहीं होती, यानी इवन नंबर में होती हैं, यानी ओड नंबर में नहीं है. ओड में नहीं है या इवन में, एक ही बात हो गई ना. ठीक है, अच्छा, अब लेकिन उसकी क्या हो? एटॉमिक नंबर जो हो ना, एटॉमिक नंबर आपको पता है ना किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर. सही है, अभी तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटॉन के नंबर की देखेंगे. अच्छा, अब देखें नाइट्रोजन का क्या है?
14 है, नाइट्रोजन का 14 है। सही है। ये अब मास नंबर तो ओड इवन है, ओड नहीं है। देख रहे हैं ना आप, मास नंबर तो इवन हो गई, ओड नहीं है, लेकिन फिर भी ये NMR एक्टिव है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो प्रोटॉन कितना है इसमें, 7 है, और न्यूट्रॉन इसमें क्या है, 7 है। सही समझ गए बात। अच्छा, इसी तरीके से हम क्या देख लें, H2 देख लें। H2 क्या है, ओड मास नंबर ऑफ मासेस तो ओड में नहीं है, लेकिन इसका हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे तो ये किस में आ जाएगा, अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे तो वो ओड में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, कहीं कहीं बुक्स में ये लिखा हुआ होता है कि क्या हो भाई, नंबर ऑफ मास भले से ओड ना हो लेकिन एटॉमिक नंबर ओड हो तो भी NMR एक्टिव होगा, NMR एक्टिव होगा। सही है, ये भी NMR एक्टिव हो गया हमारे पास, ये क्या, नाइट्रोजन भी और ये H2 भी। सही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नाउ अब क्या बात पढ़ी हमने, ये क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस प्रोवाइड कर सकता है। हमने ये वाली बात पढ़ ली कि अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो ओड नंबर में मौजूद है हमारे पास, वो अब क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे पास क्या हैं, ओड नंबर में मौजूद हैं, वो हमारे पास रेजोनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, अच्छा देखें, मिसाल के तौर पर अब जब ओड नंबर में होगा ना, अब जब ओड नंबर में होगा हमारे पास कोई भी चीज़, अच्छा तो ओड नंबर में है तो प्रोटॉन क्या कर सकते हैं हमारे पास, स्पिन कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। अब स्पिन कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, पजेस करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड पजेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगी इनमें, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, NMR की जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक इंट्रो ले रहे हैं। अब कोई भी हमारा सैंपल है, सैंपल हमारा ये आ गया, सैंपल में इटसेल्फ क्या है, सैंपल के अंदर हमारे पास वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि स्पिन कर सकते हैं, जो कि पजेस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये कह लें कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, सैंपल है, सैंपल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, MF लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम NMR में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड भी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे, ये जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट होती हैं, तो आपने बचपन में दो मैग्नेट वाला खेला होगा, तो या तो दोनों मैग्नेट चिपक जाते हैं या क्या डायरेक्शन को अपोजिट करके चिपक जाते हैं, अगर आपने ये खेला हो बचपन में गेम। फिर अभी हम इसके हिसाब से देखते हैं कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि भाई ये सैंपल में एक मैग्नेट हो गया और एक मैग्नेटिक फील्ड ये हमने कर दी अपने सैंपल को प्रोवाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड सैंपल की हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम NMR में दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब जब एक मैग्नेटिक फील्ड से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी कांटेक्ट में, तो दो तरीके की ओरिएंटेशन हो सकती हैं, एलिमेंट दो तरीके से ओरिएंटेशन दे सकता है, ठीक है। किस तरीके से ओरिएंटेशन दे सकता है, या तो नॉर्थ से और साउथ से, क्या नॉर्थ से कांटेक्ट में आ जाए और साउथ से कांटेक्ट में आ जाए। जब नॉर्थ से साउथ में, ये वेरी एनर्जेटिकली और प्रीफरेबली हर एलिमेंट यही करता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती ज़्यादा। तो नॉर्थ से साउथ में आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्फ़ा स्पिन, क्या कहेंगे हम इसे, अल्फ़ा स्पिन, एनर्जेटिकली फौरी तौर पर आ जाएगा ये नॉर्थ से साउथ पे। ये हो गई फर्स्ट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। सेकंड काइंड ऑफ ओरिएंटेशन क्या होती है कि नॉर्थ से जुड़ा हुआ है और साउथ से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ से साउथ से हम क्या करवा रहे हैं, इन पोल को 180 डिग्री के एंगल से, इन पोल को किससे 180 डिग्री के एंगल से करवा रहे हैं रोटेट, 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाएंगे। एक तो वो इतना ज़्यादा स्पिन करवा रहे हैं तो इसको चाहिए होगी बहुत ज़्यादा एनर्जी,
एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, और इसको हम बोलते हैं जो कि 180 डिग्री के एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन, 180 डिग्री के एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में जाए और बहुत ज़्यादा एनर्जी ले और इसकी वजह से रेजोनेंस क्रिएट हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा स्पिन। और एनएमआर में हम करवा ही ये रहे होते हैं, बीटा स्पिन दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी होपफुली। तो दो तरीके की ओरिएंटेशन होती है, हमारे सैम्पल है, सैम्पल की मैग्नेटिक फील्ड है, और एक हमने एनएमआर में हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने से जब दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होते हैं तो दो तरीके की ओरिएंटेशन हो सकती है, या तो अल्फा स्पिन या बीटा स्पिन। हम बीटा स्पिन से रेजोनेंस दे रहे होते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हमें समझने के लिए अभी भी ये वाली बात क्लियर नहीं हुई है कि हमें स्ट्रक्चर कैसे पता चला, स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, वो वाली बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। शील्ड, उसके लिए ना हमें शील्डिंग इफ़ेक्ट और डी शील्डेड इफ़ेक्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, शील्डेड इफ़ेक्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पर लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। इसमें लेते हैं Cl CH2 CH3 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। शील्डेड इफेक्ट क्या होता है? अब ये कार्बन है ना, कार्बन जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत सारे हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड का मतलब क्या है? ये शील्डेड है। इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रही हूँ? शील्डेड CH3 की बात कर रही हूँ, शील्डेड CH3 की बात कर रही हूँ। ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड है, इस कार्बन की खुद की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन हैज़ मास्क द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कार्बन। ठीक है, अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड कार्बन की मास हो गई है। अब हम एनएमआर में तो दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ये इलेक्ट्रॉन से मास्क हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है इलेक्ट्रॉन से मास्क। ये कार्बन था और ये कार्बन क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन से मास्क हुआ है। ये कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन से मास्क हुआ है। अब इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड सही से आ नहीं पा रही है, तो जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रहे हैं, किसकी? एनएमआर के ज़रिए जो मैग्नेटिक रेडिएशंस दे रहे हैं हम, वो आसानी से स्पिन कर देंगी, ईज़िली स्पिन। ठीक है, क्या करेंगी? ईज़िली स्पिन। अब जब इजीली स्पिन करेंगी तो इसका मतलब क्या है? ये किसकी बात चल रही है? ये सब शील्डेड की बात चल रही है। इजीली स्पिन देंगे यानी लेस एनर्जी रिक्वायर, लेस एनर्जी, कम एनर्जी में लेस एनर्जी रिक्वायर होगी और इजीली स्पिन हो जाएगा किसमें? शील्डेड में। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक बात बताना इससे क्लियर करूँगी कि ये क्यों एनएमआर में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम किसकी बात करें? डी शील्डेड की बात करें। डी शील्डेड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें आप? लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस कार्बन। अभी हमने ये वाले कार्बन की बात करी ना, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी बात कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल ले लें CH2 की। नाउ ये क्या है? ये वाला क्या है? डी शील्डेड है। डी शील्डेड कैसे? एक तो इसका हाइड्रोजन भी आप देखेंगे कम है, हाइड्रोजन कम है ना, एज़ कम्पेयर टू CH3 इसके हाइड्रोजन कम है। और उसके अलावा यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन अगर आपको याद हो तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है। अभी मैं सिर्फ क्या करके दिखा रही हूँ, अभी मैं क्लोरीन और हाइड्रोजन CH2 इतना मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, इतना मैंने स्ट्रक्चर ले लिया है, मैं वो दिखा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन कुछ खींच लिया अपनी तरफ,
पहले से ही इलेक्ट्रॉन इसके पास कम थे, ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये कार्बन क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इतना ज़्यादा जमा नहीं है, ये हो गया डी शील्डेड। अब इसकी डी शील्डेड है तो अब तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत निकल कर आएगी, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसकी ये होगी, ठीक है। तो अब जो हम NMR से मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। एनर्जी इसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, डी शील्डेड में एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पता चलता है। अब हम ना बनाते हैं इसी तरीके से, सैंपल में होता है मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। अब हर कोई एलिमेंट अपने हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये CH3 वाले ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये जो है इसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसके अपने बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन बन जाते हैं, सबके अपने अपने स्पेसिफिक, यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, अब हम वैसे अलग से भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी तो बेसिक इंट्रो है। ये देखें, मैं ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ। ये है y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस पर हमारे पास समझ लें एनर्जी है। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर भाई 10 है और यहाँ पर 50 है, दोनों कार्बन है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, मैंने इसको A का नाम दिया है, इसको B का नाम दिया है, ठीक है। तो ये आई एक पीक, सेम पीक थोड़ी आगे भी आ जाएगी, ठीक है। इट्स नॉट एज मच एक्यूरेट बट लाइक सेम पीक मैंने बनाई है, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँ, ठीक है। अब देखें, ये डी शील्डेड है ना, डी जो हमारे पास क्या होगा, शील्डेड होगा, यहाँ पे लिखें शील्डेड और यहाँ पे लिखें DS यानी डी शील्डेड। जो शील्डेड, अगर आपको याद होगा, जो शील्डेड है उसके अंदर एनर्जी कम चाहिए थी, लेस एनर्जी चाहिए थी, वो पहले आ गया, यानी CH3 यहाँ पर आ गया, है कार्बन ही, लेकिन पहली पीक CH3 की आएगी, दूसरी पीक किसकी आएगी, ये हमारे पास CH2 की आएगी, क्योंकि वो क्या है, CH2 की आएगी, क्योंकि वो क्या है हमारे पास, ये CH2 क्या है हमारे पास, डी शील्डेड है और इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो 10 कम एनर्जी है, 50 ज़्यादा एनर्जी है। मिसाल देकर ये ग्राफ समझाना चाह रही हूँ। तो इन पीक से क्या हुआ, लेट्स हैव एन ओवरव्यू कि भाई हमारे पास वो प्रोटॉन थे जो कि क्या दे सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड पोजिस करते थे, तो स्पिन दे सकते थे। जब हमने अपने सैंपल की मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी तो वो स्पिन हुए, स्पिन होने की वजह से रेजोनेंस क्रिएट हुई, और वो जो रेजोनेंस क्रिएट हुई और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो आगे रिकॉर्ड कर ली गई और उससे ग्राफ बना, और हम उस ग्राफ की मदद से पहचानेंगे कि कौन सी कहाँ पर है। नाउ होपफुली आपको समझ में आया होगा। आई एम डन विद द इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह इंट्रो पढ़ेंगे। एक दफ़ा मैं जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि भाई NMR क्या था। NMR बेसिकली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस था। ये स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए अननोन कंपाउंड के लिए यूज़ कर रहे थे। इसका ये कौन से हम कर सकते हैं जो कि ओड नंबर में हो, या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, कोई एक ओड नंबर में होगा तो हम कर सकेंगे। और इस तरीके से इसकी ओरिएंटेशन होती है, अल्फ़ा स्पिन होती है, बीटा स्पिन होती है, और एनर्जी की बेस पर कि कितनी एनर्जी करती है। वैसे तो चार्ट शिफ्ट भी है, ये हम आगे करके पढ़ेंगे। ये बेसिक इंट्रो है। एक जहन में ओवरव्यू क्रिएट करना था कि NMR वर्क कैसे करता है, कि भाई यहाँ पर आपके एक्स एक्सिस पर एनर्जी है, शील्डेड वाला इलेक्ट्रॉन जो हमारा शील्डेड वाला कार्बन है उसने बहुत कम एनर्जी ली, वो हो गया हमारा A। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना A, ये हो गया A और ये हो गया हमारे पास B, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फॉर दिस काइंड ऑफ मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि आई कैन अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ फॉर यू।